नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जीके चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो एक बार फिर से आपके लिए। भारत के इतिहास की शुरुआत भी मैंने कर दी है आपके चैनल पर। तो भारत के इतिहास में टॉपिक नंबर 4 लाया हूं, हड़प्पा नगरीय सभ्यता। आपको पता है जिसे इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं, जो हमारे प्रथम सभ्यता थी हमारे इतिहास की। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। तो मैंने आपको कहा है कि इसी चैनल पर आपको सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। 8 सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से मैंने ज्योग्राफी व दर्शन शास्त्र के टॉपिक डाल दिए हैं और राजस्थान का इतिहास मैंने पूरा पढ़ा दिया है। राजस्थान का इतिहास अभी तक मैंने पूरा पढ़ा दिया है। मेरे 29 वीडियो आप ज़रूर देखें, जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। सेकंड ग्रेड में प्रथम पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है और फर्स्ट ग्रेड में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही है। जबकि ग्राम विकास अधिकारी और जो आने वाली सभी भर्तियां हैं उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है। 29 वीडियो ज़रूर देखें, मेरे इतिहास को क्रम से पढ़ें आप। तो शुरू करें हम। हमारा जो प्रमुख टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत के इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता। तो शुरू करें हम। तो देखिए आप, ये है हड़प्पा सभ्यता का इतिहास आपके सामने लाया हूं मैं। ये है हड़प्पा सभ्यता की इतिहास। ये आपके लिए ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए। सिंधु सभ्यता याद रखें, सिंधु सभ्यता जो आदि ऐतिहासिक काल में आ रही है। आदि ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि जो सभ्यता अभी तक, जिसके पुरातात्विक स्थल भी हैं हमारे पास में और पुस्तकें भी हैं, लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई हैं, तो आदि ऐतिहासिक काल में ये आता है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल में आती हैं। याद रखें आप, जॉन मार्शल ने नाम दिया है, सिंधु सभ्यता नाम दिया है, ध्यान रखना। सिंधु सभ्यता को आपको पता है हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा क्यों कहते हैं हड़प्पा सभ्यता? तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो जॉन मार्शल ने नाम दिया है सिंधु सभ्यता। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो अलग अलग विद्वान जो हैं इसकी अलग अलग तिथियां बताते हैं, जिसमें जॉन मार्शल क्या कह रहे हैं, 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, जबकि कार्बन 14 पद्धति जो है वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 बीसी बता रही हैं। जबकि माधो स्वरूप वस्त्र जो इतिहासकार है वो कह रहे हैं 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व हैं। जबकि मार्टियल व्हीलर कह रहे हैं 2500 बीसी से 1500 बीसी का समय ये जो था वो सिंधु सभ्यता का समय था। लेकिन मुख्यतः ये जो कार्बन 14 पद्धति हैं वो प्रमुख हैं। 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का समय सिंधु घाटी सभ्यता का माना जाता है। तो ज़रूर आप ध्यान दें। आगे देखिए, विद्वान अलग अलग बातें कहते हैं कि ये जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो कहाँ से कहाँ के थे। तो राखालदास बनर्जी कहते हैं ये तो द्रविड़ थे। व्हीलर कहते हैं ये तो दास थे। जबकि डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप व रामचंद्र कहते हैं ये आर्यों की उत्पत्ति है, आर्यों से आए हैं। जबकि गार्डन चाइल्ड कह रहे हैं कि ये तो सुमेरियन जाति थी। तो ये ज़रूर मिलान करो, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो बातें इंपॉर्टेंट हैं, वही आपके इस चैनल पर मिल रही है आपको। तो ज़रूर आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। पहला स्थल हम पढ़ेंगे हड़प्पा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शाहीवाल जिले में है स्थित। सबसे पहले 1822 में चार्ल्स मेसन ने और बाद में कर्निगम ने 1873 व 1853 व 73 में इसके बारे में देखा था, लेकिन खोज नहीं की है इन्होंने। बात ज़रूर कही है, चार्ल्स मेसन ने कहा है कि हड़प्पा एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, लेकिन उसको खोजा नहीं गया, जिसके कारण यहाँ तक ही वह सीमित रही थी। कर्निगम ने भी खोजा था
53 व 73 में, लेकिन बात आगे नहीं पहुंच पाई। तो जॉन मार्शल सबसे पहले 1921 में पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिर्देशक थे, वह जॉन मार्शल। और उन्हीं के समय में राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन किया है हड़प्पा का। तो बहुत महत्वपूर्ण बात कि हड़प्पा का जो उत्खनन हुआ है 1921 में किसने किया है? राय बहादुर दयाराम साहनी। और उस समय पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिर्देशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। कर्मचारियों के निवास स्थान मिले हैं वहाँ से। अब हड़प्पा से जो भी चीज़ें मिली हैं वो हम देखेंगे क्या क्या मिली हैं। तो देखिए आप, हड़प्पा में हम देखें, हड़प्पा में हमें मोहनजोदड़ो के समान विशाल भवन के अवशेष नहीं मिले हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए। क्या क्या स्थल मिले हड़प्पा से? तो हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के समान विशाल भवन हमें अवशेष नहीं मिले हैं। इधर मोहनजोदड़ो के ग्रहों की भांति कुएं भी नहीं मिलते हैं। ध्यान रखना, कहाँ हड़प्पा की बात हो रही है। अगर और आगे देखें कि नगर की रक्षा के लिए हड़प्पा के पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग को व्हीलर ने क्या नाम दिया है? माउंट एबी नाम दिया है। तो नगर के पश्चिम में स्थित दुर्ग को व्हीलर ने क्या नाम दिया है? माउंट एबी की संज्ञा दी है। बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र मिला है। हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं वहाँ से क्या मिला है हमें? अब मुख्य मुख्य बातें हम देखेंगे। तो पहला देखिए आप, बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र मिला है, शंख का बना बैल मिला है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है, गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, पीतल की बनी इक्का गाड़ी मिली है। चबूतरों के उत्तर में अन्नागारों की 2 पंक्तियां जिसमें 6 अन्नागार थे, 6 अन्नागार मिले हैं। और अन्नागार का जो लगभग जो कमरा था वो 15.24 इंटू 6.10 मीटर। तो ये भी क्वेश्चन बना है। तो चबूतरों के उत्तर में अन्नागारों की 2 पंक्तियां जिसमें 6 अन्नागार मिले हैं। ध्यान रखें आप हड़प्पा से। पक्की ईंटों के भवन भी मिले हैं हड़प्पा से। सबसे लंबे अभिलेख मिले हैं यहाँ पर। हड़प्पा से सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह मिले हैं। काष्ठ राव पेटिका मिली हैं। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंखों को दर्शाया है। एक ईंट पर बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंखों को दर्शाया गया है। और धूसर पाषाण की पुरुष नर्तक आकृति वाली मूर्ति भी वहाँ मिली हैं। तो ज़रूर देखें। ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए। तो ज़रूर जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो वहाँ से मिली हैं। तो ये देखिए आप, ये क्वेश्चन बार बार बना है। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंखों को दर्शाया है। मिलान करो, यूँ क्वेश्चन आता है। आगे हम उसका प्रमुख दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो जो सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है, खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की है। ध्यान रखना, राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो से संबंधित हैं, जबकि हड़प्पा से दयाराम साहनी संबंधित हैं। और दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। ध्यान रखें आप। तो यहाँ से वृहत स्नानागार मिला है, बहुत बड़ा स्नानागार। यह मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है। यह 39 फुट यानी 11.89 मीटर लंबा, 23 फुट यानी 7.01 मीटर चौड़ा तथा 8 फुट यानी 2.44 मीटर गहरा है। तो वृहत स्नानागार का ये जो क्षेत्रफल है वो भी आप देख लें। अन्नागार मिला है। ध्यान रखें, अन्नागार यानी स्नानागार के पश्चिम में 1.52 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित हैं, जो पूर्व से पश्चिम 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण में 22.86 मीटर चौड़ा है। तो ये लंबा तो है, ये 45.72 मीटर है, और चौड़ा जो है वो कितना है? 22.86 है। और लंबा कितना है? 45. तो ये ज़रूर आप देख लें, 72। उसी प्रकार आगे हम देखें मोहनजोदड़ो में, तो मिस्र व मेसोपोटामिया सेम भंडार मिले हैं। मिस्र व मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता वो मेसोपोटामिया सभ्यता के जो भंडार थे वो और मोहनजोदड़ो यानी तीनों के सेम थे, यूँ बोल रहे हैं ये।
पुरोहित आवास मिले हैं यहाँ पर, सभा भवन मिला है मोहनजोदड़ो में, ईंट चतुर्भुजाकार मिली हैं और सबसे बड़ी ईंट जो थी वो 51.43 सेमी इंटू 26.27 सेमी इंटू 6.35 सेमी, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई आप देख सकते हो। सामान्य ईंट जो थी वो 27.94 इंटू 13.97 इंटू 6.35 सेमी। अनुपात हम निकाले तो 4:2:1। तो ये ज़रूर ईंट का जो अनुपात है वो भी यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ मैं। ईंट पक्की होती थी, पक्की ईंट थी और महाविद्यालय भवन भी मोहनजोदड़ो से मिला है। कांसे की नर्तन नारी भी मिली हैं, पक्की ईंटों के भवन भी मिले हैं मोहनजोदड़ो से। आगे सभागार मिला है, जिस सभागार जो था वो सभा का स्थल कह सकते हैं, जिसको मार्शल ने बौद्ध स्तूप कहा है, जबकि एर्नेस्ट मैके ने बाजार भवन की संज्ञा दी है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बने हैं भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। तो सभागार को मार्शल ने तो बौद्ध स्तूप कहा है, जबकि एर्नेस्ट मैके इतिहासकार है, उन्होंने बाजार भवन कहा है। पुजारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति मिली है वहाँ पर मोहनजोदड़ो में। मुद्रा का पर अंकित पशुपति शिव की मूर्ति भी मिली है। कुएं से प्राप्त कंकाल मिला है। घोड़े के दांत मिले हैं। गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो ये मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है आपके लिए मैं लाया हूँ, ज़रूर आप देखें मोहनजोदड़ो के बारे में। आगे हम देखें तो आगे देखिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल उसका कालीबंगा हम देखेंगे। कालीबंगा इंपॉर्टेंट है, हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के बाएं किनारे हैं, याद रखें। खोज किसने की है? 1952-53 में अमलानंद घोष, ए घोष भी बोलते हैं। उत्खनन 1961 में बी लाल व बी के थापड़ ने किया है। पश्चिमी टीले को कालीबंगन प्रथम कहते हैं, यानी कालीबंगा के जो पश्चिम टीला है उसको कालीबंगन प्रथम के नाम से जानते हैं। यहाँ से जो मिला है ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी मिली हैं, परशु सेलखड़ी आकृति के मिले हैं, तांबे के मनके मिले हैं, तांबे की बनी चूड़ियाँ भी मिली हैं, मिट्टी के खिलौना गाड़ी के पहिए मिले हैं, एक जूते हुए खेत की प्राप्ति मिली है, ध्यान रखना। आड़ी तिरछी जुताई हुई है, आड़ी तिरछी जुताई हुई है वहाँ पर, कहाँ? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में। चना व सरसों को एक साथ उगाया जाता था वहाँ पर, ध्यान रखें आप, चना व सरसों। और देखें हम तो बेलनाकार मोहरे मिली हैं। कच्ची ईंटों के भवन, याद रखना, हड़प्पा में कालीबंगा में कच्ची ईंटों के भवन मिले हैं। कालीबंगा से कच्ची ईंटों के भवन मिले हैं। 30 × 15 × 9.5 सेमी की जो ईंट थी वहाँ पर। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। उसके बाद में वहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं और स्नानागार बनाने में किया है। देखो, पक्की ईंटों का प्रयोग सिर्फ केवल नालियों, कुओं और स्नानागार बनाने में ही किया है। अलकृत ईंटें यानी डिजाइन वाली ईंटें का प्रयोग कहाँ हुआ है? कालीबंगा में। 7 अग्निकुंड वेदिका एक ही पंक्ति में बनी हुई का भी वहाँ पर उल्लेख हुआ है। सड़कों को पक्की बनाने का प्रयास सिर्फ यहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात, सड़कों को पक्की बनाने का प्रयास सिर्फ कालीबंगा में। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, बहुत महत्वपूर्ण, भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। क्वेश्चन बना है बार बार। हल के निशान मिले हैं, हल के निशान। युगल तथा प्रतीकारात्मक समाधियां मिली हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात, युगल तथा प्रतीकारात्मक समाधियां मिली हैं। शल्य चिकित्सा पद्धति, हड़प्पा लिपि साक्ष्य भी मिला है। शल्य चिकित्सा पद्धति आप समझ सकते हो, उस समय शल्य चिकित्सा पद्धति कहाँ की फेमस थी? कालीबंगा की। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये चैनल आपके लिए ला रहा हूँ, ये ही चैनल आपके लिए काम कर रहा है, बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए ला रहे हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो ज़रूर समय मिलेगा उस पर तो रिप्लाई दिया जाएगा। अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल को आप पहुँचाए, निवेदन है आपसे। तो पढ़ना क्या है वो महत्वपूर्ण है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए कालीबंगा और ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, वो लाया हूँ मैं आपके लिए। ये देखिए, ये बहुत बड़ी एक मैसेज आपके लिए प्रत्यक्ष यहाँ पर मैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो लाया हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बातें। देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये दृश्य, और ये देखिए दाढ़ी वाली मूर्ति यहाँ पर आई हैं, मोहनजोदड़ो में ये पाई गई थी। दाढ़ी वाले पुरुष की पत्थर से बनी हुई
मूर्ति, ये मोहनजोदड़ो से। और ये मनके देखिए आप, बहुत महत्वपूर्ण बातें ये आपके लिए लाया हूँ मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए, बहुत ही ईंट का जो प्रयोग था वो समतल आकार में एक समृद्ध शक्तिशाली एक प्रकार से कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता थी। लोग अच्छे थे वहाँ के और बहुत ही शानदार सभ्यता आपके लिए ये जो मैं लाया हूँ प्रत्यक्ष कालीबंगा सभ्यता का एक चित्र है। और भी हम देखें, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे हम देखेंगे लोथल के बारे में। लोथल कहाँ है? तो अहमदाबाद जिले में सरगवल नामक ग्राम में यानी गुजरात में है। 1955 से 62 में SR राव ने इसकी खोज की है और यही लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे हैं। घरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था और बड़े भवनों में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। घरों में तो कच्ची ईंटों का प्रयोग, बड़े भवनों में पक्की ईंटों का प्रयोग। लोथल की बात हो रही है। वहाँ के प्रमुख जो मिले हैं वो क्या मिले हैं? तो घरों से पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं, तांबा कांचली मिट्टी के मनके मिले हैं, सोने का एक आभूषण मिला है, जली हुई कुछ हड्डियाँ मिली हैं, वृत्ताकार और चतुर्भुजाकार अग्नि वेदिका भी मिली है वहाँ से। ठीक है। उसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पारस की मोहर मिली है। लोथल जो है वो गुजरात का एक बंदरगाह भी हम कह सकते हैं। तो पारस की मोहर मिली है, पारस से संबंध थे। एक दिशा मापक यंत्र, पैमाना तथा साहुल मिला है। जहाजों की गोड़ी बाड़ी, डॉकयार्ड मिला है, यानी कि एक बंदरगाह कह सकते हैं। जहाजों की गोड़ी बाड़ी मिली है वहाँ पर। डॉकयार्ड सभ्यता, डॉकयार्ड याद रखें, डॉकयार्ड सभ्यता का स्थल कौन सा? तो लोथल है, सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे देखें, प्राचीनतम ज्ञात विश्व गोडीबाड़ा, वही बात। मिस्र व मेसोपोटामिया से संबंध का पता हमें लोथल से ही पड़ता है। लघु हड़प्पा भी बोलते हैं इसको, लघु मोहनजोदड़ो भी नाम दिया है लोथल का ही लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो नाम दिया। बहुत महत्वपूर्ण बात। पक्के रंग में रंगे हुए पात्र मिले हैं। चावल व बाजरे के साक्ष्य मिले। देखो, चावल से परिचित नहीं थे लेकिन कहीं कहीं होंगे, इसीलिए तो चावल व बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। 3 युगल समाधियां मिली हैं। 3 युगल समाधियां लोथल से। घोड़े की लघु मूर्ति जो मिली है वो कहाँ मिली है? तो लोथल से। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर याद करें। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर इसको कैसे याद करें? तो आपका इसमें एक ही है कि आप बार बार इसको पढ़ोगे तो ही समझ में आएगी बातें। तो 1 से 2 बार आप वीडियो को देख लोगे, समझ में ज़रूर आ जाएगा आपको। तो ये देखिए, विदेशी मोहरे, बाट व माप भी लोथल से ही मिले हैं। चालाक लोमड़ी चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया चित्र कहाँ मिला है? लोथल से। बहुत इंपॉर्टेंट है। चालाक लोमड़ी चोंच में मछली दबाए चिड़िया चित्र मिला है वो भी। तो ये फर्स्ट ग्रेड में आया था क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड में। मिलान करो यूँ, तो तभी ये काम का है, तो वहीं से मैंने यहाँ लिया है। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। अब देखो, अगला स्थल है चंदूहड़ो, और ये भी पाकिस्तान में, आपको पता। खोज 1934 में NG मजूमदार ने की है और उत्खनन 1935 में मैके द्वारा। यहाँ के स्थल ये जो चंदूहड़ो है, वहाँ पर क्या क्या मिला है देखिए आप। मकान सड़क के दोनों ओर था। औद्योगिक केंद्र, चंदूहड़ो औद्योगिक केंद्र क्वेश्चन बना है। चंदूहड़ो जो है वो औद्योगिक केंद्र था। मणिकारिका मोहर बनाने, भार व माप के बटखारे बनाना यहाँ होता था। मणिकारिका मोहरे बनाना, ये सब कार्य, भार माट ये सभी जो थे माप, वो सब कार्य होता था चंदूहड़ो में। मनका बनाने का कारखाना, बहुत महत्वपूर्ण, चंदूहड़ो में मनका बनाने का कारखाना था। और भट्टी की खोज भी कहाँ हुई है? तो ये भी चंदूहड़ो से ही हुई है, ध्यान रखें आप। भट्टी की खोज भी चंदूहड़ो से ही हुई है। उसके बाद में कुछ ईंटें वृत्ताकार मिली हैं यहाँ पर। किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि बिना दुर्ग का एकमात्र नगर भी चंदूहड़ो है। बिना मात्र का एक दुर्ग जो है वो चंदूहड़ो है, और मुद्रा बनाने का केंद्र भी चंदूहड़ो। तो औद्योगिक केंद्र हैं, तो ध्यान रख सकते हो आप। आगे देखिए, बनवाली जो हरियाणा के हिसार जिले में है। 1973-74 में RS विष्ट द्वारा यहाँ से 3 स्तर प्राप्त हुए हैं, यानी प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव प्रकाश में आया है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो बनवाली हरियाणा हिसार जिले में है,
उसकी खोज तो 1973-74 में RS विष्ट ने की है। और यहाँ से 3 स्तर, यानी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी यहाँ पर कुछ था, और जब विकसित हुई थी सैंधव सभ्यता तब भी बनवाली थी, और बाद में भी बनवाली विकसित रही है। तो तीनों समय में ये बनवाली रही है। यूँ कहने का मतलब है कई मकानों में अग्नि वेदिका मिली हैं, मिट्टी का बना हल मिला है। ये क्वेश्चन बना है बनवाली से, मिट्टी का बना हल बनवाली से, याद रखना, मिट्टी का बना हल बनवाली से मिला है। जौ के दाने काफ़ी मात्रा में कहाँ मिले हैं? बनवाली हरियाणा से। लघु नारी की मूर्तियाँ मिली हैं। जल निकासी का अभाव था, जल निकासी का अभाव हमारे कहाँ था? बनवाली में, ध्यान रखें। मार्ग पर बैलगाड़ी के पहिए मिले हैं बनवाली में। उसके बाद में मनुष्य तथा पशुओं की मूर्तियाँ मिली हैं। तिल व सरसों का ढेर मिला है। मातृ देवी की लघु मरण मूर्तियाँ मिली हैं। तो ये क्वेश्चन बना है, तिल व सरसों का ढेर कहाँ मिला है? और मार्ग पर बैलगाड़ी के पहिए बनवाली हरियाणा से। आगे बहुत महत्वपूर्ण बातें देखिए। धोलावीरा, धोलावीरा गुजरात में है, कच्छ के जिले में है। खोज 1967-68 में JP जोशी ने खोज की है। भचाऊ तालुक में है यह, और सबसे बड़ा स्थल है, खूबसूरत भी है धोलावीरा, और व्यवस्थित नगर हैं। और अभी पता है हाल ही में, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, RS प्री में एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, अभी RS प्री 2021 जो 27 अक्टूबर को हुई थी पूरे राजस्थान में, वहाँ पर प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी का स्थल जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, तो वो कौन सा है? धोलावीरा। तो वो ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपके लिए करंट भी लाया हूँ मैं। सबसे बड़ा खूबसूरत तथा सुव्यवस्थित नगर हैं। उत्खनन 1990-91 में RS विष्ट ने किया है, जबकि खोज की है 1967-68 में JP जोशी ने। तीनों भागों में विभाजित हैं यह धोलावीरा, दुर्ग, मध्यम और निचला नगर। ध्यान रखें आप। घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष मिले हैं, कृत्रिम जलाशय मिला है वहाँ से। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, पालिश द्वार श्वेत पाषाण खंड मिले हैं। पालिश द्वार श्वेत पाषाण खंड मिले हैं, यानी पालिश द्वार श्वेत पाषाण खंड मिले हैं। उसके बाद में हम देखें, लिपि की दृष्टि से उत्कृष्ट नगर है यह। इसके जैसा राखीगढ़ी हरियाणा में भी है। कहाँ? यानी धोलावीरा जैसा राखीगढ़ी हरियाणा भी है। और आगे देखें, मध्य नगर केवल धोलावीरा में मिला है। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बहुत महत्वपूर्ण बात, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला, 26 चिन्हों वाला तो हमें हड़प्पा से मिला है, जबकि 10 चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ मिला है? तो ये धोलावीरा में, याद रखें आप। अगला देखें, सुतका गेडोर। सुतका गेडोर पाकिस्तान के मकरान में सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। सुतका गेडोर द्वाश्क नदी के किनारे हैं, और ये सबसे प्राचीन स्थल हैं। बंदरगाह के रूप में इसका विकसित सुतका गेडोर, याद रखना, पाकिस्तान में सिंधु व मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं सुतका गेडोर से, द्वाश्क नदी के किनारे। बहुत महत्वपूर्ण बात, बंदरगाह के रूप में इसका इस्तेमाल होता था। और उसी में ताम्र निर्मित ब्राह्मण मिले हैं। मुहर नहीं मिली है, वहाँ पर मुहर नहीं मिली है, ध्यान रखें आप। आगे देखिए, कोठदीजी। कोठदीजी ये भी पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है, और खोज की है फजल अहमद खान ने 1955 में कोठदीजी। और विशिष्ट प्रकार के चित्रित मृद्भाण मिले हैं वहाँ से। साड़ी तथा रंगीन चूड़ियाँ मिली हैं। कांसे की अंगूठियाँ, कांस्य की चूड़ियाँ मिली हैं। पत्थर की चौकी। और हम देखें, सेलखड़ी की 2 मोहरें कहाँ मिली हैं? कोठदजी में। कोठदजी पाकिस्तान में। क्वेश्चन बना है, ध्यान रखें आप। 1955 में फजल अहमद खां द्वारा खोज। नेक्स्ट देखें, रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर है रोपड़। स्वतंत्रता के बाद प्रथम खोजा गया, और किसने खोजा है? BB लाल ने, याद रखें। 1955 में उत्खनन किया है यज्ञ दत्त शर्मा रोपड़ का। तो रोपड़ पंजाब सतलज नदी के बाएं तट पर है। स्वतंत्रता के बाद में प्रथम खोजा गया स्थल है, BB लाल द्वारा खोजा गया। उत्खनन 1955 में यज्ञ दत्त शर्मा द्वारा। और रोपड़ के मुख्य बातें हम देखें तो संस्कृति के 6 चरण मिले हैं रोपड़ में। एक छुरा मिला है, तांबे के ब्राह्मण व कुल्हाड़ी मिली हैं। कब्रिस्तान, यानी मनुष्य व कुत्ते को दफनाया गया है, कब्रिस्तान मिला है। बहुत महत्वपूर्ण बात, रोपड़ में कब्रिस्तान मिला है। ये क्वेश्चन बना है, रोपड़ में क्या मिला है?
कब्रिस्तान और मनुष्य व कुत्ते को एक साथ दफनाया है रोपड़ में। उससे पहले बुर्ज होम में था, आपको पता हो तो आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, कश्मीर से हमें मिला था, तो वही अब यहाँ रोपड़ से मिला है। नेक्स्ट देखिए आप, सूर कोटड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट सूर कोटड़ा, जो कहाँ है सूर कोटड़ा आपको पता है, सूर कोटड़ा कहाँ है, तो ये हैं आपके गुजरात में, कच्छ के रण में है, गुजरात में। 1964 में जगपति जोशी द्वारा इसकी खोज हुई है सूर कोटड़ा की। कलश शवादान मिला है वहाँ से, घोड़े की कुछ हड्डियाँ मिली हैं। उसके बाद में पतन का कारण भी हमें मिलता है, देखो यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण हमें कहाँ से मिल रहा है, तो सूर कोटड़ा जो गुजरात से है। आगे देखिए, मांडा का नाम सुना होगा, कश्मीर में सबसे उत्तरी स्थल है ये, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा, तो मांडा, और चेनाब नदी के किनारे हैं, त्रिस्तरीय क्रम में है यह मांडा, ध्यान रखें आपको मांडा के बारे में। कश्मीर में सबसे उत्तरी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, ध्यान रखें आप। आगे देखिए, आलमगीरपुर, ये यूपी में है, और मेरठ में हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। कहाँ है, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। रोटी बेलन की चक्की मिली है, कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े मिले हैं, कटोरे पर सैंदर्भ लिपि के 2 अक्षर मिले हैं वहाँ से। कुछ बर्तनों पर मोर, त्रिभुज व गिलहरी के चित्र मिले हैं, बहुत महत्वपूर्ण, आलमगीर में कुछ बर्तनों पर मोर, त्रिभुज, गिलहरी के चित्र मिले हैं। गंगा यमुना दोआब में फैली, क्वेश्चन आता है, आलमगीर यूपी है, मेरठ में है ये। और सैंधव सभ्यता का पूर्वी स्थल, बहुत महत्वपूर्ण बात, पूर्वी स्थल कौन सा हो गया, आलमगीरपुर यूपी, याद रखना, हिंडौन नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट देखें आप, देमाबाद देखें तो ये देमाबाद कहाँ है, तो अहमदनगर महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे देमाबाद हैं, याद रखें। दक्षिणी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, दक्षिणी स्थल यहाँ पर है यह। और मानव रथ को कृषि कार्य करने बैलों की जोड़ी का चित्र, बहुत महत्वपूर्ण बात, यहाँ देमाबाद से मिला है, यही क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी बना था। मानव रथ की को कृषि कार्य करते हुए बैलों की जोड़ी का चित्र कहाँ मिला है, देमाबाद से। और कांस्य का रथ यानी तांबे का रथ, 2 बैल एक साथ कहाँ मिला है, तो देमाबाद में, याद रखें। और महत्वपूर्ण बातें इस सभ्यता की हम देखें तो देखिए आप, भारत के मध्य तथा पश्चिम क्षेत्रों में ताम्रपाषाणिक सांस्कृतिक BC 1200 ईस्वी तक विद्यमान रही है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति जो कब तक रही थी, 1200 BC तक, जबकि जौरवे संस्कृति जो महाराष्ट्र में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही थी। कब तक रही थी, 7वीं शताब्दी तक जौरवे संस्कृति। अब जौरवे संस्कृति कहाँ विकसित हुई है, तो आपको महाराष्ट्र में। और देखें, ऊपरी गंगा घाटी व गंगा यमुना के दोआब वाले प्रदेश के विभिन्न स्थलों में एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन मिलते हैं, जिन्हें गैरुवर्णी, गैरिक मृदबाण, OCP कहा जाता है, ठीक है। अनेक ताम्र नीतियाँ भी पाई गई हैं वहाँ से। तो गंगा यमुना दोआब से सबसे बड़ी ताम्र नीति मिलती है, गंगा यमुना दोआब से ताम्र नीतियाँ यानी ताम्र के सबसे ज़्यादा वहाँ पर वस्तुएं मिली हैं। इसका काल जो है वो लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व सामान्य स्वीकार किया जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि जौरवे संस्कृति वो कब आई है, तो ये लगभग कब आई है, तो ये MH 7वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में। और आगे सिंधु घाटी सभ्यता के और क्वेश्चन हम देखें तो सैंधव जो लिपि हैं मूल रूप से देशी हैं, विदेशी की लिपियों से उसका कोई संबंध नहीं है। कहने का मतलब जो सैंधव के जो लोग, सैंधव सभ्यता के जो लोग थे, वो लिपि जो लिखते थे वो सिर्फ सैंधव हैं यानी कि हिंदू हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हैं, न कि विदेशी लिपियों से कोई मतलब नहीं है इसका। समझ गए बात को। आदान प्रदान वस्तु विनिमय से होता था। उस समय कोई सिक्के विक्के तो थे नहीं, तो उसके समय में आदान प्रदान कैसे होता था, वस्तु विनिमय से। जैसे किसी किसान के पास में 10 बोरी गेहूँ हुए हैं और किसी किसान के पास में 10 बोरी जौ हुए हैं, तो अदला बदली करते थे, ये आप ये ले जाओ, आप ये ले जाओ, ठीक है ना, क्योंकि चावल तो थे ही नहीं उस समय, गेहूँ और जौ थे, वो बातें। आगे देखिए, सिंधु प्रदेश व ईरान के बीच व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था, ईरान के बीच में बहरीन द्वीप था। कौन सा था, ये क्वेश्चन बना है, बहरीन द्वीप। पासा इस युग का प्रमुख खेल था, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख खेल कौन सा था, पासा। प्रमुख खाद्यान्न गेहूं व जौ थे, मैंने कहा अभी आपको
प्रमुख खाद्यान्न कौन से थे? गेहूं व जौ। धान की खेती करना नहीं आता था, नहीं जानते थे, याद रखें। बालाकोट व लोथल का सीप उद्योग प्रसिद्ध था। सीप उद्योग बालाकोट व लोथल का प्रसिद्ध था। मैसूर से सोना, याद रखना, मैसूर यानी कर्नाटक से तो सोना। राजस्थान, बलूचिस्तान व मद्रास से तांबा। अजमेर से सीसा। कश्मीर व कठियावाड़ गुजरात से बहुमूल्य पत्थर आदि मंगवाते थे। समझ गए व्यापारी। मंदिर व समाधि के अवशेष नहीं मिले हैं, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर व समाधि नहीं थी, तो ये बहुत बड़ा मैसेज आपके लिए। मोहनजोदड़ो के एक मुद्रा से ऊपर योगी की चित्र मिला है, याद रखना। मोहनजोदड़ो की मुद्रा यानी कि वहाँ पर जो मुद्रा थी उस समय, उस पर योगी का चित्र मिला है, जिस पर पुरुष की दाईं ओर चीता व हाथी थे, जबकि बाईं ओर जो थे वो गेंडा व भैंसा थे। अभी मैंने एक चित्र बताया था आपको, वही एक पुरुष का चित्र मिला था, जिसके दाईं ओर, यानी ये जो दाईं ओर ये हो गया, दाईं ओर क्या है तो चीता व हाथी हैं, चीता व हाथी, जबकि बाईं ओर क्या है, गेंडा व भैंसा, गेंडा व भैंसा का एक चित्र मिला है, यूं कहने का मतलब है। तो बहुत महत्वपूर्ण, चीता, हाथी, गेंडा, भैंसा, याद रखना। दाईं ओर तो चीता हाथी है और बाईं ओर गेंडा भैंसा है मोहनजोदड़ो में। आगे देखें, मातृ देवी शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी जो थे वो विविध प्रकार के पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की वो उपासना करते थे। बहुत महत्वपूर्ण बात, पशुओं में गेंडा, बैल, चीता, हाथी, भैंसा, कुबड़ वाला बैल आदि प्रमुख थे, गाय नहीं थी, ध्यान रखना। कौन कौन? गेंडा, बैल, चीता, हाथी, भैंसा, कुबड़ वाला बैल आदि प्रमुख थे। और हाल ही में, बहुत महत्वपूर्ण बात, देखो इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यहाँ पर भी लाया हूँ मैं, हाल ही में भागलपुर बिहार के एक परिवहन अधिकारी NK वर्मा तथा बिहार सरकार के मुख्य सचिव थे अरुण पाठक ने इस लिपि को पढ़ लेने की बात कही है, लेकिन स्पष्ट नहीं हुई है। कौन सी बात कर रहे हैं? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया, मैंने पहले ही कहा था, इसीलिए तो इसको आदि ऐतिहासिक युग कहते हैं ना, तो ये ध्यान रखें। तो इन्होंने कहा है कि हम पढ़ लेंगे। और यहाँ के लोग दशमलव पद्धति से भी परिचित थे, याद रखना। हड़प्पा में एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण मिला है। हड़प्पा जो स्थल है वहाँ से एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण मिलता है। सैंधव सभ्यता के लोग स्वास्तिक, स्तंभ आदि प्रतीकों को पवित्र मानकर पूजा करते थे। स्वास्तिक व स्तंभ को ध्यान रखें आप, तो बहुत महत्वपूर्ण बात। आगे देखें तो इसका पतन कैसे होता है, तो बहुत सारे विद्वान अलग अलग बातें कहते हैं। आप देखिए, आप विद्वान देखें और ये पतन का कारण, तो जॉन मार्शल मैके व SR राव क्या कह रहे हैं, बाढ़ के कारण इनका पतन हुआ है, जबकि KUR कनेडी कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा ही होगी और यहाँ पर पतन हो गया। लेकिन RH स्टाइन व AN घोष कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से इनका पतन हुआ है, जबकि व्हीलर व गार्डन चाइल्ड्स कह रहे हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ है और सिंधु घाटी का पतन हुआ है। ये जरूर देखें आप, क्वेश्चन बने हैं। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल BC 1000 से 600 के मध्य जो हैं वो हमें लौह धातु के संकेत प्राप्त होते हैं, ध्यान रखें। अर्थववेद जो बाद में आएगा में लौह यश और श्याम यश शब्द का प्रयोग मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण बातें। वाज स्नेही संहिता में लोह व श्याम शब्द का मिलता है, मतलब लोहे के लिए। कांठक संहिता, याद रखना, कांठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले भारी हलों का उल्लेख मिल रहा है। कहाँ पर? तो कांठक संहिता में। और लोहे की प्राचीनतम संबंधित साहित्यिक उल्लेख जो है वो कहाँ से मिल रहा है? लोहे का प्राचीनतम संबंधित जो उल्लेख मिल रहा है, अहिच्छत्रपुर में, अंतरजीखेड़ा में, आलमगीर यूपी में, मथुरा में, रोपड़ यानी कि पंजाब में श्रावस्ती हैं, कापिल्य हैं, जिसे चित्रित धूसर मृदबान कहा गया। और ये पता है आपको, OCP, PGW और NBP जोरवे संस्कृति मैंने कहा महाराष्ट्र में 1400 BC से 700 BC के बीच में। और यह जोरवे संस्कृति जो थी वो पितृसत्तात्मक थी और ग्रामीण थी, ध्यान रखना, पितृसत्तात्मक थी, ग्रामीण थी। देखो अब ये यहाँ पर आ गया है, तो पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक में
क्या अंतर है? तो बहुत सारे यूँ समझते होंगे कि पितृसत्तात्मक का मतलब पिता का राज होगा, जबकि यहाँ मातृसत्तात्मक का मतलब होगा माता हैवी होगी वहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पितृसत्तात्मक व मातृसत्तात्मक का अंतर जो था वो गोत्र से होता था। क्या होता था? गोत्र, यानी कि ये जोरवे संस्कृति है वो ग्रामीण तो थी साथ में पितृसत्तात्मक थी। तो पितृसत्तात्मक का मतलब ये होता है कि वहाँ के जो लोग थे, मतलब जो पिता हैं उसके गोत्र को से ही वो संस्कृति बनी है। समझ गए होंगे आप। तो ये पितृसत्तात्मक थी, ध्यान रखें आप। आगे देखिए, मेसोपोटामिया के अभिलेख में 3 स्थानों के नाम मिलते हैं, यानी कि इस सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया के अभिलेख के 3 स्थानों पर नाम मिलते हैं, दिलमन, मगन और मेलूहा। याद रखें आप, दिलमन, मगन व मेलूहा। जबकि कालीबंगा ऋग्वेदिक सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था। कालीबंगा, याद, अब ऋग्वेदिक काल आएगा ना तो उसकी बात है कि ऋग्वेदिक सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र कालीबंगा था। किसने कहा है? डॉक्टर बी लाल ने कहा है। बी लाल ने कहा है। और देखें हम मुख्य बातें, तो पिग्गट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को संयुक्त राजधानी कहा है। पिग्गट कौन है? तो इतिहासकार ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को संयुक्त राजधानी कहा है। कपास का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की देन है। कपास यानी रुई। सिंधु घाटी सभ्यता वासी जो थे वो परिचित नहीं थे। किस के? घोड़े से नहीं थे, चावल से नहीं थे, लोहे से तो थे ही नहीं, उड़द से भी नहीं थे और शेर से भी परिचित नहीं थे। बहुत बड़ा मैसेज आपके लिए। बृहद स्नानागार को मार्शल ने तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। यानी बृहद स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार था वो बहुत बड़ा था, तो मार्शल ने इसे क्या कह दिया भाई? विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। और उस समय राजनीतिक जीवन कैसा था उन लोगों का? तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही हैं। पिग्गट क्या कहते हैं? पुरोहितों का शासन था वहाँ पर। हंटर कहते हैं जनतंत्रात्मक शासन था, जनता का शासन था। मैके कह रहे हैं प्रतिनिधि शासन था। जबकि व्हीलर कहते हैं मध्य वर्गीय का राज था वहाँ पर। तो ये मिलान करो क्वेश्चन बना है, आप ज़रूर देखें राजनीतिक जीवन उनका कौन क्या कह रहा है। पिग्गट तो कह रहे पुरोहितों का शासन था, हंटर कह रहे जनतंत्रात्मक शासन था, मैके कह रहे प्रतिनिधि था, जबकि मध्यम वर्गीय शासन था वो कह रहा है व्हीलर। तो इस प्रकार मैंने आपको ये हड़प्पा सभ्यता का इतिहास बहुत ही शानदार तरीके से करवाया है। आपको मज़ा आया होगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपके लिए लाया हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता आपके लिए, तो आप ज़रूर देखें, अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।